हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 का जो क्लास है वो आज से हम शुरू करने वाले हैं और आज हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे ही आप बीए 3rd ईयर में आते हैं तो आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर होता है एंड 5th सेमेस्टर में आते ही आपके हर सब्जेक्ट के 2 पेपर हो जाते हैं और दोनों पेपर के अलग अलग सिलेबस होते हैं और 2 आपका मेजर सब्जेक्ट होता है और दोनों के 2-2 पेपर होते हैं। इस तरह मिला के कुल 4 पेपर आपको देने होते हैं, यानी 4 पेपर आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ कर रखा है अपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में बीए 5th सेमेस्टर में, तो इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है और उसकी क्लास भी मैंने शुरू कर दी है और प्लेलिस्ट मैंने दोनों की बना दी है। इसके अलावा अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिंदी, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं और सभी की क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, तो आप उनके लिए भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके बीए के हर सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। तो देखिए, बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर 2 है, पेपर 2 का टाइटल है ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। यही आपके टाइटल का नाम है और जब सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो सिलेबस के बारे में एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दी थी कि हर यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसलिए आप सिलेबस देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि आपको अपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है और देखिए इसमें आपके 1 2 3 4 5 टॉपिक्स आपके इसमें हैं। फर्स्ट है प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है, थर्ड है नरेटिव टेक्निक, फोर्थ है स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ है एलिमेंट ऑफ नॉवेल। ये 5 टॉपिक आपके हैं यूनिट नंबर 1 के। लिटरेरी टर्म्स हैं ये सारे। प्लॉट भी एक लिटरेरी टर्म्स है, इसको आप एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी जो भी कह लीजिए, क्योंकि देखिए जो प्लॉट है या जो कैरेक्टराइजेशन है या नरेटिव टेक्निक है या फिर स्ट्रक्चर है, ये सब लिटरेरी टर्म्स हैं और ऐसे टर्म्स हैं जिनका यूज़ करके राइटर कोई स्टोरी लिखता है, कोई नॉवेल लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है। इनके बिना नहीं लिखा जा सकता। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बीए के 5th सेमेस्टर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने बनाई है। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक टॉपिक आज की वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि हम एलिमेंट ऑफ नॉवेल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें ओनली 4 टॉपिक कवर किए जाएंगे। एलिमेंट ऑफ नॉवेल आपका पार्ट 2 होगा। प्लॉट का मतलब कथानक या कह लीजिए कथा वस्तु। द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी, फिल्म और प्ले, किसी कहानी, फिल्म या प्ले मतलब नाटक या ड्रामा। इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अनफोल्ड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। किसी कहानी, फिल्म और नाटक में कथानक घटनाओं की एक श्रृंखला है। सीरीज मतलब श्रृंखला, इवेंट्स मतलब घटनाओं की। दैट अनफोल्ड्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो शुरू से अंत तक घटित होती है। प्लॉट क्या होता है? एक घटना होती है, घटनाओं की श्रृंखला होती है। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें जो भी घटनाएं शुरू से लेकर एंड तक एक सीक्वेंस में होती रहती हैं, वो समझ लीजिए कि उस मूवी का प्लॉट है। यानी जो इवेंट्स होंगे वो एक सीक्वेंस में इसमें होते हुए आपको दिखते जाएंगे। द प्लॉट एक्सप्लेन्स नॉट जस्ट व्हाट हैपेंस बट आल्सो द कॉजलिटी, हाउ वन इवेंट्स लीड टू अनदर इवेंट्स। द प्लॉट एक्सप्लेन्स नॉट जस्ट वॉट हैपेंस बट ऑल्सो द कॉजलिटी, यानी कि कथानक न केवल ये बताता है कि क्या घटित होता है बल्कि कारण भी बताता है क्यों होता है। हाउ वन इवेंट्स लीड टू अनदर इवेंट्स, बल्कि कथानक जो प्लॉट होता है वो हमें यह भी बताता है कि किसी भी स्टोरी या ड्रामा में एक इवेंट्स यानी एक घटना किस प्रकार
अनदर इवेंट्स की तरफ जाती है, यानी कि दूसरी घटना की तरफ आगे बढ़ती है। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं पहले सारे कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है, उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हीरो हीरोइन का आपस में मिलना होता है किसी न किसी वजह के कारण, तो वो भी एक मूवी में घटनाएं होती हैं, वो सब इवेंट्स हैं। फिर धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, विलेन आता है, तो क्या हो रहा है, ये सब आपका प्लॉट है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑथर्स सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ हिज आइडियाज़। ये जो प्लॉट होता है हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट, विकसित करने में, ऑफ द ऑथर सेंट्रल कॉन्सेप्ट, जो राइटर है, जो लेखक है, उसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, जो उसकी अवधारणा होती है, उसके विचारों की, उसके आइडियाज़ की, उसको आगे बढ़ाने में ये प्लॉट हेल्प करता है। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स इन ए स्टोरी और प्ले। इट इज़ ए सीक्वेंस मतलब क्रम ऑफ इंसिडेंट्स, घटनाओं का, इन ए स्टोरी और प्ले। किसी भी नाटक या कहानी में घटनाओं के क्रम को प्लॉट कहा जाता है। प्लॉट का मतलब होता है योजना बनाना। राइटर जब भी कोई वर्क लिखता है उससे पहले उसकी पूरी योजना बनाता है कि कैसे कैसे उसके ड्रामा में घटनाएं होते हुए आगे बढ़ेंगी और एंड की तरफ बढ़ जाएंगी, वो प्लॉट होता है। अरिस्टोटल डिफाइंस इन हीज फेमस वर्क पोएटिक्स, अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है अपनी बहुत ही प्रसिद्ध वर्क पोएटिक्स में, प्लॉट हैज़ कंटेनिंग 3 पार्ट्स। प्लॉट जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। जो भी स्टोरी या मूवी या ड्रामा का प्लॉट होता है या किसी नावल का प्लॉट होता है, उसमें बिगिनिंग यानी शुरुआत होती है, उसमें मिडल यानी बीच का कुछ होता है, हिस्सा घटनाएं दिखती हैं, एंड फिर वो एंड की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही उस सारी घटनाएं बढ़ते बढ़ते वो स्टोरी एंड की तरफ पहुंचती है तो सब कुछ ईजिली सॉल्व हो जाता है, सब कुछ स्टोरी में ठीक हो जाता है। आप लोगों ने मूवी में देखा ही है, तो वो प्लॉट होता है। देखिए, आप कोई मूवी कह लीजिए, ड्रामा कह लीजिए या फिर स्टोरी कह लीजिए, प्ले जो भी होता है, सब में प्लॉट होते हैं, चीज़ें वही होती हैं जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्लॉट आर मेड अप मेन 5 इवेंट्स। देखिए, जो प्लॉट होता है वो मेन 5 इवेंट्स यानी घटनाओं से मिलकर बनता है। किसी भी नॉवेल में, ड्रामा में, मूवी में, फिल्म में, स्टोरी में, किसी में भी कह लीजिए, सभी का जो प्लॉट होगा वो एक जैसा ही होगा, उसमें जो इवेंट्स होंगे वो लगभग सेम ही होते हैं, बस स्टोरी अलग अलग होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखिए, किसी भी प्लॉट में कौन कौन से मेन 5 इवेंट्स होते हैं उनको याद कर लीजिए। फर्स्ट है बिगिनिंग, सेकेंड है राइजिंग एक्शन, थर्ड होता है क्लाइमेक्स, फोर्थ होता है फॉलिंग एक्शन, फिफ्थ होता है रिजोल्यूशन यानी कि एंड होना, स्टोरी का एंड होना। तो आइए, मैंने यहाँ पर उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को। फर्स्ट इवेंट है बिगिनिंग यानी शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। जब भी कोई नॉवेल आप पढ़ना शुरू करते हैं या कहानी पढ़ते हैं या ड्रामा देखते हैं या मूवी देखते हैं तो उसकी शुरुआत होती है, वो प्लॉट का सबसे पहला इवेंट होता है। किसी भी स्टोरी का जो सेकेंड इवेंट होता है प्लॉट का, वो होता है राइजिंग एक्शन। आपने मूवी देखना शुरू किया, देखिए जब भी यहाँ मैं स्टोरी कहूँ आप ये समझ जाइएगा, ड्रामा हो या नॉवेल हो या शॉर्ट स्टोरी हो या फिर कोई मूवी आप देखते हो, ड्रामा देखते हो, सभी की बात यहाँ हो जाती है क्योंकि हर किसी ने उसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो यहाँ मैं सबका नाम एक साथ लेने जाऊँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं स्टोरी बोलूँगी शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। राइजिंग एक्शन सेकेंड इवेंट होता है जिसमें मेन कैरेक्टर जो होता है, मुख्य पात्र यानी जो मेन हीरो होता है स्टोरी का, इन स्टोरी फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब संघर्ष का मतलब क्या होता है, उसके जीवन में, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं ये बात तो आपको पता है कि हर स्टोरी में विलेन होता है, वही मेन कैरेक्टर यानी हीरो के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, जिससे हीरो क्या करता है, संघर्ष करता है, लड़ता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी हीरोइन के लिए, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट्स करता है विलेन के साथ, संघर्ष करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही स्टोरी की शुरुआत हुई उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है, यानी कि मेन जो हीरो होता है स्टोरी के अंदर, हीरोइन होती है,
वो फ़ौरन संघर्ष करने लगते हैं, उनके जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट होता है क्लाइमेक्स। व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द प्लॉट इज़ रिसॉल्व्ड। देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है हीरो के जीवन में, लाइफ में, वो अब कहीं ना कहीं सॉल्व होने की कगार पर पहुंच जाता है। आप कोई मूवी देखते हैं, चलिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। आप एक मूवी देख रहे हैं, सपोज दैट उसमें हीरोइन को किसी विलन ने किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया। अब हीरो के लाइफ में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, अब उसे उसको सॉल्व करना है। तो जो प्रॉब्लम्स आई वो हो गया राइजिंग एक्शन। अब वो जब लड़ झगड़ के मेहनत से, अपनी कोशिशों से हीरो जो होता है हीरोइन को आज़ाद करा लेता है विलन के किडनैपिंग से, तो वो हो जाता है व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द प्लॉट इज़ रिसॉल्व। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं हीरो के जीवन में वो कहीं ना कहीं अब हल हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इट इज़ ऑफन ये प्राय मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। और ये हमेशा हर स्टोरी में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है, जिसको देखकर ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब हीरो की लाइफ में सब कुछ सही होने लगता है, तो उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। फोर्थ इवेंट आता है किसी भी स्टोरी में फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन का मतलब लीडिंग टू एंड, यानी अब सब कुछ सही हो गया, हीरोइन को उसने ही किडनैप से छुड़वा लिया है, अब दोनों की फैमिली में सब कुछ रेडी हो गए हैं शादी करने के लिए। अब स्टोरी एंडिंग के पड़ाव तक पहुंचती है फॉलिंग एक्शन में। फॉलिंग एक्शन occurs immediately after that big climax has taken place and action shifts toward resolution instead of escalation। यानी कि अब स्टोरी जो है रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ती है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है, हीरो हीरोइन की अब शादी हो गई, आप मान लीजिए, जो हम उदाहरण ले रहे हैं, तो उस तरह से अब सब कुछ उनकी लाइफ में सेट हो गया, ठीक हो गया। फिफ्थ इवेंट आएगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब हो जाएगा एंड ऑफ द स्टोरी। और कोई भी मूवी, स्टोरी, ड्रामा हो या नॉवेल, वो ख़त्म हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो ये होता है पूरे स्टोरी का प्लॉट। इसी तरह से जो जो घटनाएं होती रहती हैं, आप देखते हैं स्टोरी में, ड्रामा में, मूवी में, वही उसका प्लॉट होता है और इन्हीं मेन इवेंट से मिलकर वो बनते हैं। आई होप आप प्लॉट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, आपसे अलग से भी पूछ सकता है, डिफाइन फॉलिंग एक्शन, व्हाट इज़ क्लाइमेक्स, राइजिंग एक्शन, अलग से शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। और लॉन्ग में पूछेगा तो आपका ये पूरा टॉपिक ही पूछ देगा, लिटरेरी टर्म्स के बारे में आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना होगा, तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए आपका जो सेकेंड है लिटरेरी टर्म्स, वो है कैरेक्टराइजेशन, यानी आप इसको कह सकते हैं चरित्र चित्रण। देखिए जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो उसमें कैरेक्टर ज़रूर होते हैं। बिना कैरेक्टर से कोई भी स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा पॉसिबल ही नहीं है। तो उनका उसमें कैरेक्टर दिखाया जाता है। तो होता क्या है ये कैरेक्टराइजेशन, इसको समझिए। ए कैरेक्टर इज़ ए पर्सन, एनिमल, बीइंग, क्रिएचर और थिंग इन ए स्टोरी। एक कैरेक्टर जो एक चरित्र होता है किसी भी कहानी में, जो कैरेक्टर होता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई क्रिएचर यानी कि कोई प्राणी हो सकता है, और थिंग कोई भी वस्तु भी हो सकती है। राइटर्स यूज कैरेक्टर्स इन द स्टोरी टू परफॉर्म द एक्शन एंड स्पीक डायलॉग मूविंग द स्टोरी अलॉन्ग ए प्लॉट लाइन। राइटर्स यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स को अपनी स्टोरी में टू परफॉर्म करने के लिए, द एक्शन, कोई भी क्रिया, एक्शन, एंड स्पीक डायलॉग को बुलवाने के लिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर होता है और वो डायलॉग बोलता है, कोई ना कोई बात बोलता है, कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करता है, कोई ना कोई एक्शन होता है। बिना ऐसे मूवी होती है, पॉसिबल ही नहीं हो सकती। इसलिए कैरेक्टराइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ड्रामा, स्टोरी, नॉवेल का। विदाउट कैरेक्टर्स ए स्टोरी कांट एग्जिस्ट। किसी भी स्टोरी को हम उसके कैरेक्टर के बिना तो सोच ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो होता है कैरेक्टराइजेशन। और जो देखिए जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है स्टोरी के अंदर, उसको कैरेक्टर कह सकते हैं या फिर प्रोटागोनिस्ट कहते हैं लिटरेचर की लैंग्वेज में। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है मेन हीरो या हीरोइन। और जितने भी इवेंट्स होते हैं स्टोरी के अंदर, वो सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो मेन कैरेक्टर के ही लाइफ में आते हैं।
विलेन तो एक सोर्स होता है ना कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आने का, और मेन कैरेक्टर के ही लाइफ में इस स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल करता है, तो पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है जो मेन कैरेक्टर होता है। और देखिए किसी भी स्टोरी मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कितने तरह के कैरेक्टर्स किसी भी मूवी, नॉवेल, ड्रामा या स्टोरी में होते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है हीरो, मेन हीरो, जो हीरो होता है। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं शाहरुख खान या सलमान खान की, वो उसमें क्या होते हैं, मेन हीरो होते हैं, तो लिटरेचर की लैंग्वेज में उनको प्रोटागोनिस्ट कहा जाता है, जो मेन हीरो होता है। एवरी स्टोरी हैज़ ए प्रोटागोनिस्ट। हर स्टोरी में एक हीरो ज़रूर होता है, उसके बिना स्टोरी हो ही नहीं सकती। दे आर मेन कैरेक्टर इन ए स्टोरी, और स्टोरी के अंदर वो मेन कैरेक्टर यानी प्रमुख मुख्य पात्र होता है। ऑल द इवेंट्स, सभी जो घटनाएं हैं इन द स्टोरी, कहानी में, रिसॉल्व अराउंड हिम, और उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और उसी को सॉल्व करनी होती हैं। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर में जो सेकेंड टाइप है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विलेन। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं उसमें विलेन भी ज़रूर होता है, जिसको आप लोग आम बोल चाल में क्या कहते हैं, गुंडा है, होता है ऐसा ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो एंटागोनिस्ट लिटरेचर की लैंग्वेज में कहते हैं विलेन को, और हीरो को प्रोटागोनिस्ट, ये याद रखिएगा। एंटागोनिस्ट रिप्रेजेंट द अपोजिट ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है, संदर्भित करता है पूरा तरह से उल्टा प्रोटागोनिस्ट के, क्योंकि हीरो का नेचर जितना ही अच्छा दिखाया जाता है उसी के फुल अपोजिट होता है विलेन। दे आर द सोर्स, वह सोर्स होते हैं, सोर्स को हिंदी में कहेंगे स्रोत या ज़रिया होते हैं, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ए स्टोरी। किसी भी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट्स का ज़रिया कौन होता है, विलेन होता है, क्योंकि हीरो के लाइफ में जब कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं और वो संघर्ष करता है तो उसको फैलाने वाला कौन होता है, विलेन होता है, क्योंकि विलेन कभी भी हीरो को उसकी हीरोइन के साथ खुश नहीं देख सकता, तो उसको परेशान करने की कोशिश करता है, उसकी हीरोइन को अगवा करने की कोशिश करता है। तो पूरी तरह से जो एंटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है, सोर्स होता है किसी भी स्टोरी में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का, ये याद रखिएगा। थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर है स्टैटिक कैरेक्टर। ए स्टैटिक कैरेक्टर इन ए स्टोरी, किसी भी कहानी में जो स्टैटिक कैरेक्टर होता है, हु डू नॉट चेंज इन होल स्टोरी, जो बदलता ही नहीं है पूरी कहानी में। बदलने का मतलब वो पूरी कहानी में शुरू में लेकर जैसा था, जिस तरह का था, उसका मिजाज, उसका लहजा, उसका कैरेक्टर एंड तक वैसा ही होता है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी मूवी ऐसी देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द जो रहते हैं कि मौका पाते ही विलन की साइड मिल जाते हैं, तो ऐसा स्टैटिक कैरेक्टर नहीं होता है, स्टार्ट से एंड तक ही जैसा का तैसा होता है। फोर्थ है डायनेमिक कैरेक्टर। ए डायनेमिक कैरेक्टर इज ए कैरेक्टर हु चेंज ड्यूरिंग द स्टोरी अकॉर्डिंग टू स्टोरीज सिचुएशन। ए डायनेमिक कैरेक्टर जो होता है स्टैटिक कैरेक्टर का अपोजिट होता है। डायनेमिक कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी में जो खुद को चेंज करता है ड्यूरिंग द स्टोरी अकॉर्डिंग टू स्टोरी सिचुएशन। स्टोरी की जैसी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदल लेता है। सम टाइम आप लोगों ने देखा होगा हीरो का दोस्त ही रहता है, उसके अपने फैमिली के लोग ही रहते हैं, मगर विलेन के द्वारा दी गई लालच में आके वो बदल जाते हैं, उसे धोखा भी दे देते हैं, तो वो हो जाता है डायनेमिक कैरेक्टर। देखिए टाइप्स ऑफ कैरेक्टर में जो पांचवा टाइप है वो है फॉइल कैरेक्टर। फॉइल कैरेक्टर देखिए अलग अलग से ये सारे पूछ सकते हैं आपसे वेरी शॉर्ट में, और जब लॉन्ग आपसे पूछेगा कैरेक्टराइजेशन के बारे में, एक्सप्लेन कैरेक्टराइजेशन एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स को स्क्रीनशॉट कीजिए, एग्ज़ाम में काम आएगा। ये नोट्स मैं आपके लिए ही बनाती हूँ। ए फॉइल कैरेक्टर इज़ ए कैरेक्टर, जो फॉइल कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी में एक ऐसा कैरेक्टर होता है हु कंट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर, जिसको किसी भी अदर कैरेक्टर के साथ कंट्रास्ट करके दिखाया जाता है। और कंट्रास्ट किसके साथ किया जाता है, स्पेशली विद द प्रोटागोनिस्ट, मतलब हीरो। स्पेशली फॉइल कैरेक्टर को हमेशा किसी भी स्टोरी में हीरो के साथ ही कंट्रास्ट करके दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें जो हीरो है उसका एक दोस्त है। हीरो बहुत ब्रेव है, किसी से डरता नहीं है, जब भी इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो अच्छे से उनसे लड़ता है,
उसका दोस्त भी अच्छा खासा है, उसकी काफ़ी मदद करता है, मगर वो डर जाता है, मतलब विलन वगैरह को देख के वो डर जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो इससे आप लोग क्या कहते हैं, ये डरपोक है, हीरो तो बहुत बहादुर है, ये तो किसी से नहीं डरता। तो इसी को कहा जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक कैरेक्टर के थ्रू कंट्रास्ट करके मेन हीरो को हाईलाइट किया जाता है, उसकी क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है। जब भी उसका दोस्त थोड़ा सा उससे लो दिखे तो क्यों ऐसा दिखाया जाता है स्टोरी में, ताकि जो मेन हीरो हो उस पर लोगों की नज़र ज़्यादा पड़े, उसको हाईलाइट किया जाए, उसकी क्वालिटीज़ को दिखा के ऑडियंस को इम्प्रेस किया जाए, इसलिए कंट्रास्ट किया जाता है। तो उस कैरेक्टर को फॉइल कैरेक्टर कहा जाता है। अब है फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर क्या होते हैं इसको समझिए। ए फ्लैट कैरेक्टर इज़ ए कैरेक्टर हु हैव सम पर्सनालिटी ट्रेट्स। एक जो फ्लैट कैरेक्टर होता है जिसमें पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स यानी लक्षण होते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर ऑफन यूज टू सपोर्ट मेन कैरेक्टर इन ए स्टोरी। और इन कैरेक्टर्स का उपयोग अक्सर किसी भी स्टोरी में कब किया जाता है कि मेन कैरेक्टर जो है, जो मेन हीरो है, उसकी हेल्प करने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स स्टोरी के अंदर दिखाए जाते हैं और इनकी पर्सनालिटी में कुछ लक्षण यानी ट्रेट्स भी होते हैं। दे आर अपोजिट ऑफ राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर के अपोजिट होते हैं, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं राउंड कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर होता है। देखिए, राउंड कैरेक्टर रिफर्स टू ए कैरेक्टर इन ए फिक्शनल वर्क विद डेप्थ और ए कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। ये इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं काल्पनिक कार्य या गहराई या जटिल पर्सनालिटी वाले होते हैं स्टोरी में। एंड दीज कैरेक्टर्स आर मल्टी फेसेटेड एंड लाइफ लाइक, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं बहुआयामी और जीवंत होते हैं किसी भी स्टोरी में। तो ये 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं जो स्टोरी के अंदर होते हैं नॉवेल ड्रामा में। तो आप इनको याद कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इजीली इसको एग्ज़ाम में लिख लेंगे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक नरेटिव टेक्निक पढ़ते हैं। देखिए, जो थर्ड है आपका लिटरेरी टर्म्स वो है नरेटिव टेक्निक, यानी वर्णन करने का तरीका क्या होगा स्टोरी में। नरेटिव टेक्निक इज़ ए वे इन विच ए राइटर कन्वे व्हाट दे वांट टू से टू देयर रीडर एंड मेथड दैट दे यूज टू डेवलप ए स्टोरी। नरेटिव टेक्निक एक तरीका होता है विच ए राइटर, जो कोई भी राइटर कन्वे मतलब बताने के लिए व्हाट दे वांट टू से, कि वह क्या बताना चाहता है, टू देयर रीडर अपने रीडर को, एंड मेथड दैट दे यूज टू डेवलप ए स्टोरी। और नरेटिव टेक्निक एक मेथड होता है जिसके थ्रू राइटर अपने स्टोरी को डेवलप करता है, आगे बढ़ाता है और एक मेथड के थ्रू अपने रीडर से अपनी बात को कन्वे करता है कि वो क्या बताना चाह रहा है। देयर आर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव टेक्निक। इसके भी 7 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। देखिए, जो इसके भी एलिमेंट्स हैं जो अभी आपने पढ़े लगभग उसी के जैसे हैं, तो चीज़ें लगभग आपकी सेम हैं, बस आपके समझ में होनी चाहिए। अब देखिए, जो इसके 7 एलिमेंट्स हैं उसमें भी प्लॉट आ जाता है, दूसरा है पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड एलिमेंट है सेटिंग, फोर्थ है कैरेक्टर, 5 है कॉन्फ्लिक्ट, 6 है थीम, 7th है स्टाइल। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं जो नरेटिव टेक्निक के थ्रू राइटर यूज़ करता है अपनी स्टोरी में, अपने रीडर को अपनी बात बताने के लिए, कोई भी स्टोरी बताने के लिए, तो इनका यूज़ किया जाता है। तो चीज़ें लगभग आपकी सेम ही होंगी इस टॉपिक में पूरी, बस आपको समझ में होनी चाहिए, आपको समझ आ जानी चाहिए, तो आपके लिए कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसीलिए पूरा टॉपिक मैंने एक में कवर कर दिया ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाओ। तो चलिए हम एक बार इन चीज़ों पर फिर से नज़र डालते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखना होगा। प्लॉट जो मैंने अभी आपको बताया कथानक होता है, तो ये भी नरेटिव टेक्निक का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आप समझ चुके हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्लॉट रिफर्स टू ऑल द इवेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी। प्लॉट क्या होता है, रिफ़र करता है, बताता है इवेंट्स को जो किसी भी स्टोरी में होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट टू द एक्सपोजिशन। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआत भी होती है एंड एक्सपोजिशन यानी एंडिंग भी होती है। वेयर द स्टोरी बिगिंस एंड द कैरेक्टर्स एंड द सेटिंग आर इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस। जहाँ पर स्टोरी शुरू होती है वो भी प्लॉट है, एंड द कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर उसमें होते हैं उनके बारे में ऑडियंस को पता चलता है। जब आप
स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं, मूवी देखना शुरू करते हैं, तो जैसे स्टोरी शुरू होती है वो उसका प्लॉट हो जाता है। शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा प्लॉट है। शुरू हुई, उसके कैरेक्टर्स से आप इंट्रोड्यूस हुए। सेटिंग का मतलब हो जाएगा टाइम एंड प्लेस कहाँ का है, कैसी टाइम है, जो अभी आप आगे पढ़ाऊँगी मैं आपको इसी वीडियो में। उससे जो ऑडियंस है, जो देख रहा है या जो पढ़ रहा है, वो इंट्रोड्यूस होता है, परिचित होता है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स इन ए स्टोरी और प्ले। और प्लॉट का मतलब होता है सीक्वेंस यानी क्रम ऑफ इंसिडेंट्स, घटनाओं का क्रम जो किसी भी स्टोरी और प्ले में होता है, तो उसी को हम प्लॉट कहते हैं। देखिए, नरेटिव टेक्निक का जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। ये अलग से पूछता भी है, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफाइन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी शॉर्ट में पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स टू हु टेल्स द स्टोरी। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि कौन स्टोरी को कह रहा है। इट कैन बी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन नरेटिव। और स्टोरी को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है आपको पता ही है, आई, मी, वी, ये सब फर्स्ट पर्सन में आएंगे। और जो राइटर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता रहा है तो फर्स्ट पर्सन में होगा। सेकेंड पर्सन में यू, योर्स हो जाएगा। एंड थर्ड पर्सन में शी, ही, दे, ये लोग मतलब हो जाएंगे थर्ड पर्सन नरेटिव में। तो वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी कही जा रही है। थर्ड हो जाता है आपका लिटरेरी एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव टेक्निक, सेटिंग। सेटिंग इंक्लूड्स टाइम एंड प्लेस बोथ। ओके, सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस और व्हेन एंड वेयर ऑफ द स्टोरी। सेटिंग में टाइम एंड प्लेस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। टाइम यानी व्हेन, प्लेस मतलब वेयर, कब और कहाँ पर स्टोरी परफॉर्म की गई, दिखाई गई। मूवी आप देखते हैं, साउथ इंडिया की हो सकती है, कहीं बाहर की भी हो सकती है, मुंबई की कहाँ जगह हो सकती है, समय कब का है, सभी दिखाया जाता है स्टोरी में। टाइम कैन कवर मेनी एरियाज सच एज द कैरेक्टर्स टाइम ऑफ लाइफ, टाइम ऑफ डे और ईयर, टाइम ऑफ पीरियड सच एज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो सेटिंग के अंदर टाइम होता है वो कई सारे एरिया को कवर करता है, जैसे कैरेक्टर्स टाइम ऑफ लाइफ, कैरेक्टर के जीवन के समय को, या फिर टाइम ऑफ डे किसी भी दिन के समय को और साल के समय को। टाइम ऑफ पीरियड सच एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी टाइम के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे, तो ये भी सेटिंग है कि स्टोरी पास्ट की है, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, ये सब कुछ। प्लेस कवर्स ए लॉट ऑफ एरियाज। प्लेस का मतलब कौन सी जगह की कहानी है, मूवी है, स्टोरी है। सच एज रूम, कोई रूम हो सकता है स्टोरी में, किसी बिल्डिंग में स्टोरी हो सकती है शूट की गई, कोई कार है, कोई बीच है, सिटी है, कोई भी जगह हो सकती है एक प्लेस के थ्रू, मतलब एक प्लेस, एक जगह के रूप में, तो वो सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग में टाइम और प्लेस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ एलिमेंट ऑफ नरेटिव टेक्निक है कैरेक्टर यानी चरित्र, पात्रों का होना। ए कैरेक्टर इज ए पर्सन, एनिमल, बीइंग, क्रिएचर्स और थिंग इन ए स्टोरी। किसी भी कहानी में जो कैरेक्टर होता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है या फिर कोई वस्तु हो सकती है। और बिना कैरेक्टर स्टोरी हम सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ डायलॉग बोलने होते हैं, कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होती है, कुछ ना कुछ काम होते हैं जिनको करने के लिए कैरेक्टर्स की नीड होती है। 5 एलिमेंट है आपका नरेटिव टेक्निक का कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्ष उत्पन्न होना। कॉन्फ्लिक्ट इज द पॉइंट ऑफ टेंशन इन द नरेटिव वेयर ए प्रॉब्लम अराइजेज। कहानी में तनाव, संघर्ष का वह बिंदु होता है जहाँ से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, जो 6 एलिमेंट है नरेटिव टेक्निक में वो है थीम। थीम का मतलब हो जाएगा विषय वस्तु। थीम ऑफ ए स्टोरी रिफर्स टू दैट स्टोरीज डीपर मीनिंग। थीम जो होती है किसी भी कहानी की डीप मीनिंग को बताती है। थीम डिस्क्राइब्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी राइटिंग। एनी राइटिंग मतलब किसी भी कहानी, ड्रामा, प्ले का जो सेंट्रल आइडिया होता है, मेन स्टोरी होती है, पूरी स्टोरी वो थीम बताती है। जब आप पूरी स्टोरी या नॉवेल या कोई भी ड्रामा पढ़ लेते हैं तो उसकी थीम आप किस तरह से बताते हैं स्टोरी, क्योंकि थीम तो आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, किसी भी ड्रामा का, नॉवेल का, स्टोरी का थीम आपसे पूछता है, तो किस तरह आपने अभी तक 4th सेमेस्टर तक अपना आंसर दिया है। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया था जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वैसे इसमें भी करूँगी, तो उसके लिए परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, थीम स्टोरी की जो पूरी मीनिंग पढ़ने के बाद आपको समझ आती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक वो थीम होती है
किसी भी स्टोरी का पूरा सेंट्रल आइडिया ये बताता है। 7 है स्टाइल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नरेटिव टेक्निक का। स्टाइल यानी कि शैली, किस तरह की स्टाइल है स्टोरी को बताने का राइटर का। स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय द राइटर टू नरेट एंड दिस डिफर्स फ्रॉम जेनरे टू जेनरे। शैली की विशेषता लेखक द्वारा वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा से होती है। देखिए, और भाषा से होती है, और ये जो शैली होती है भिन्न भिन्न होती है स्टोरी में। तो स्टाइल यानी कि हर एक स्टोरी का अलग स्टाइल होता है, राइटर अपने लैंग्वेज के थ्रू स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 एलिमेंट हैं नरेटिव टेक्निक के, जिनके थ्रू राइटर अपने स्टोरी को रिफ़र करता है, बताता है अपने ऑडियंस को। अब आपका 4th जो लिटरेरी टर्म है यूनिट नंबर 1 में, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। जब भी कोई राइटर स्टोरी लिखना चाहता है, नॉवेल लिखने जा रहा है या ड्रामा लिखने वाला है, तो उससे पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाता है कि उसे किस तरह से अपनी स्टोरी लिखनी है, प्लान बनाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी इज़ हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है किसी भी कहानी में। स्ट्रक्चर क्या है कि हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कि इसको किस तरह से लिखना है। तो जस्ट एज एन आर्टिस्ट वुड स्केच बिफोर पेंटिंग, कोई भी बड़ा जो आर्टिस्ट होता है अपनी पेंटिंग को बनाने से पहले उसका जैसे कि क्या करता है, पहले सोचता है उसे कैसी पेंटिंग बनाना है, उसको थोड़ा उस पर उसका स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उसे अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करता है। एन ऑथर वुड क्रिएट ए प्लान बिफोर राइटिंग, ठीक उसी तरह जो राइटर होता है क्रिएट करता है, प्लान बनाता है, योजना बनाता है लिखने से पहले। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी इंक्लूड सम एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, कैरेक्टर, थीम एंड सेटिंग। और इस स्ट्रक्चर में भी किसी भी स्टोरी के यही सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। एंड में क्या क्या होंगे, प्लॉट होगा, कैरेक्टर होगा, थीम होगी, सेटिंग होगी। जो कुछ अभी आपने पढ़ा है सब में वही आपका एलिमेंट हो जाएगा। एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाए, आपको परेशान होने वाली बात ही नहीं है। यहाँ से यूनिट नंबर 1 से सब कुछ सेम है, बस आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्या है इसका मतलब। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यूनिट नंबर 1 का 4 टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट करा दिया। 5वां टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपका वो होगा यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2, और इसी तरह से एक सीक्वेंस में आपकी वीडियोस आती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।